और आज से हम अपना वो चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसकी बच्चों के दिलों में दहशत बनी हुई है, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आपको पता है कि मैं जो भी चीज पढ़ाता हूं वो इतनी पढ़ाता हूं, इस हद तक पढ़ाता हूं और इतने डिटेल से लेके बेसिक से लेके इतने अपर लेवल तक पढ़ाता हूं कि उसके अलावा ना तो उसमें कुछ चैप्टर में बचता है, ना आपको कुछ रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है, इवन आपको प्रीवियस ईयर के सवाल तक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो चैप्टर है इस पे मैंने पहले बहुत खुद रिसर्च करी, फिर मैंने उसको बहुत सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया, टाइप वाइज टाइप, उस पे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स जो है सेट करे, उसकी मैंने थ्योरी को अरेंज किया और इस तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि केवल आपको ये लेक्चर देखना है और फिर सीधा आपको पेपर में जाके सवाल करना है। आपको जीवन में कभी इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों की समस्या ये है कि सर हमें तो सारा बेसिक आता है, जो भी मास्टर यूट्यूब पर किताबों में लिखा हुआ बेसिक फॉर्मूला फॉर्मूला सब आता है, सवाल एक भी नहीं बनता। ये समस्या है ना कि सर हमने सारी वीडियो देख डाली है, सवाल नहीं बनते, प्रोबेबिलिटी के अच्छे आ जाते हैं, छुटका छुटका तो हम कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों की समस्या है कि सर हमारी उम्र बीत गई, हमें तो ये चैप्टर आज तक खोपड़े में घुसा ही नहीं। तो इन दोनों कैटेगरी के जो बालक है ना, मैं इनकी समस्या इस वीडियो में दूर करूंगा। तो भैया ये जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है ये पूरी तरीके से मैं इसकी गर्दन मरोड़ने वाला हूं। बस आपको एक काम करना है, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखना है और उसके बाद शांति से जाके सीधा पेपर में आपको परफॉर्म करना है। नो इफ नो बट, ठीक है ना? जब हम हैं तो कोई गम नहीं होगा तुम लोगों को, ठीक है? चलिए, तो इसमें केवल बेसिक बेसिक पढ़ा के बच्चों का बेवकूफ नहीं बनाया जाएगा। अरे बेसिक तो सबको आ ही रहा है, सवाल कहां बनना है उनसे है। सारी समस्या तो ये कि सर फॉर्मूला फॉर्मूला सब बढ़िया से पढ़ लें, मॉक टेस्ट के सवाल नहीं बनते। अब बनना शुरू होंगे तो मेरे साथ रुको तो सही। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। हर बात को मैं टेक्निकल भाषा में नहीं, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल खोपड़ी में घुसता है। मैंने इस चैप्टर को कई उसमें डिवाइड किया है चंक में। सबसे पहले हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, क्रमचय और संचय। बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है, सीधा यहां पे छलांग मारते हैं। बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े आप आगे के मटेरियल को समझ ही नहीं सकते अच्छी तरीके से। जिस बच्चे को ये चीज समझ में आ गई वो प्रोबेबिलिटी अपने आप बना लेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही एक मिक्सअप है बेसिकली। फिर उसके बाद सबसे पहले हम क्रमचय संचय पढ़ेंगे, फिर प्रायिकता की हम थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी मतलब एग्जाम्पल के साथ। मैं आपको टेक्निकल बुकिश लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आती, हमको खुद नहीं आती, तो बुकिश लैंग्वेज नहीं, हम आपको सिंपल भाषा में बताएंगे। फिर हम प्रोबेबिलिटी पे बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, बेसिक वाले सवाल, बहुत सिंपल, ठीक है? फिर देखिए फिक्स टाइप की जो सवाल है वो इजी टू अपर लेवल हम उठाएंगे। सबसे पहले कॉइन्स सिक्के वाले सवाल आते हैं, फिर डाइस पासा वाले सवाल आते हैं, फिर कार्ड्स ताश के पत्ते वाले जुआरियों वाले सवाल आते हैं, फिर बॉल थैला में से लाल पीली नीली काली नारंगी बॉल निकालने वाले सवाल आते हैं, और फिर सबसे आखिर में मिसलेनियस मिक्स क्वेश्चन आते हैं जो खोपड़ी और आत्मा को हिला देते हैं, ठीक है ना? तो मैं ये सारे इसी ऑर्डर में आपको पढ़ाऊंगा। थोड़ी लंबी वीडियो होगी बट सॉल्यूशन जो है वो ऑन द स्पॉट अंत हो जाएगा इस चैप्टर का। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो आर्ट साइड से या कॉमर्स बैकग्राउंड से क्यों ना पढ़ा हो। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करेंगे पहले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब होता है हिंदी में क्रमचय, क्रमचय, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है हिंदी में संचय। अगर आप बहुत गहराई में जाओ तो इनके नाम में ही इनकी परिभाषा लिखी है। कॉम्बिनेशन का मतलब है ओनली सिलेक्शन, केवल सिलेक्शन करना, और परमुटेशन का मतलब है भाई सिलेक्शन भी करो और एक ऑर्डर में भी लगाओ। मेरे दोस्त समझ में भी आया? जैसे एक फौज में लड़के चूज करने 10, तो 10 लड़के पहले आप सिलेक्ट करो, फिर सिलेक्ट करने के बाद उनको एक ऑर्डर में भी लगाओ कि ये सबसे पहला आगे बंदूक लेके चलेगा, फिर ये राइफल लेके चलेगा, फिर ये छोटी पिस्तल, फिर ये चाकू लेके चलेगा, तो एक ऑर्डर में भी लगाओ। तो इसमें 2 एक्शन इन्वॉल्व होते हैं परमुटेशन में। कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है, 10 लड़के छांट लो बस। तो बहुत फर्क है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम बेसिक नियम पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, बेसिक हम नियम पढ़ते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणित का मौलिक सिद्धांत गिनने का। सबसे पहला है मल्टीप्लिकेशन रूल। गणित का पहला मौलिक सिद्धांत है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल, आप कहोगे सर ये क्या बला है? ये बला ही समझनी जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन रूल, गुणा नियम और एडिशन रूल, जोड़ने का नियम। देखिए
सपोज कोई घटना है मेरे दोस्तों, कोई इवेंट है, घटना आप जानती है अक्सर घटती रहती है हमारे साथ। कोई घटना एम अलग अलग तरीके से हो सकती है, ठीक है भाई, कोई घटना वो एम अलग अलग तरीके से हो सकती है, कोई इवेंट जो है वो एम डिफरेंट तरीके से हो सकता है। और एक दूसरी इवेंट है, एक दूसरी घटना है मेरे दोस्तों जो एन अलग अलग तरीके से घटित हो सकती है, एक दूसरी घटना है। तो दोनों घटनाएं जो हैं एकदम अलग अलग है मेरे प्यारे भाई। तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस जो होगा, यानी कि दोनों घटनाओं के घटने का जो टोटल जो तरीके होंगे दोनों घटनाओं के घटने के, वो होंगे एम गुणा एन, एम गुणा एन। नहीं आई ना बात समझ में? यानी कि मल्टीप्लाई कर देनी है मेरे दोस्तों। यानी कि मेरे दोस्तों बेसिक सी बात यह है कि सपोज आपको कोई काम करना है, और इस काम करने के मेरे दोस्तों आपको कई तरीके मिलते जा रहे हैं, तो आप उन तरीकों की जो है सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते जाइए मेरे दोस्तों, जब तक भी वो जो है आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं आपको उनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करती जानी है, शुरू से शुरू करना है और आखिर तक आपको निपटाना है। नहीं समझ में? एग्जाम्पल से समझते हैं मेरे प्यारे भी, ध्यान सुनेगा। ये बात हिंदी में भी लिखी हुई है। जैसे भाई हम, ये हमारी बुक की ही पीपीटी है। एक मोहन जी है, मोहन के पास 3 पैंट है, 2 ठो शर्ट है उनके पास। तो मोहन के पास 3 पैंट हैं और 2 कमीज है। तो कितनी तरीके से वो कमीज और अपनी पैंट का जोड़ा बना सकते हैं ड्रेस पहनने के लिए? बताओ कितने तरीकों से वो जोड़ा बना सकते हैं? अभी 3 ठो उनके पास पैंट और 2 शर्ट है, कितने तरीके से बना सकते हैं? जोड़ कितने तरीके से तैयार कर सकते हैं? आप खुद बताओ। तो भाई इसके उनके पास जो तरीके होंगे, फॉर एवरी चॉइस ऑफ ए पैंट देयर आर 2 चॉइस ऑफ शर्ट। ये देखो, ये बहुत बेसिक सी बातें होती हैं कि जैसे उनके पास पैंट है ABC, ABC, और उनके पास 2 शर्ट है मेरे दोस्तों, शर्ट मान लेते हैं P और Q। तो पहली पैंट के साथ मेरे दोस्तों आप एक शर्ट ले सकते हैं, और पहली पैंट के साथ आप दूसरी शर्ट ले सकते हैं। तो हर पैंट के साथ 2 शर्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर दूसरी पैंट के साथ आप पहली शर्ट ले सकते हैं और आप दूसरी शर्ट ले सकते हैं, देखो। फिर तीसरी पैंट के साथ आप पहली शर्ट ले सकते हैं और दूसरी शर्ट ले सकते हैं। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 6। ये कैसे पता चला? दोनों की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दी, है ना। यानी कि हर एक पैंट के लिए 2-2 शर्ट के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 3 पैंट है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने तरीके हो जाएंगे? 3 गुणा 2, 6 पेयर ऑफ पैंट शर्ट बनेंगे। और आपको सामने यहां पे दिखाई भी दे रहा है। हर किसी को समझ में आया? तो आपको लॉजिक डेवलप हुआ कि भाई अगर ऐसी कोई चीज आएगी तो हमको सिंपल सी क्या करनी है? गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं। आप एक टेस्ट पेपर देते हैं दोस्त, देखिए एग्जांपल समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप सवालों को नहीं कर सकते। आप एक टेस्ट पेपर देते हैं मेरे दोस्तों, और कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइस। एक टेस्ट पेपर आप देते हैं जिसमें 10 क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, और हर क्वेश्चन की 4 चॉइस है। हर क्वेश्चन को मेरे दोस्तों हमको अटेम्प्ट करना ही करना, ये मैंडेटरी है। बिना अटेम्प्ट करेंगे तो आपको जो है तोप से उड़ा दिया जाएगा। तो आप बताओ, ये जो आप टेस्ट पेपर हो, ये जो आपका टेस्ट है, आप इसको कितने तरीके से आंसर कर सकते हैं? आप खुद सोचो। एक परीक्षा पेपर है, 10 प्रश्न है, हर प्रश्न के 4 ऑप्शन है। तो आप मुझे बताओ, हर प्रश्न को जो है सॉल्व करना, उसको मार्क करना कंपलसरी है। कितने तरीके से आप पेपर का उत्तर दे सकते हैं? अब पहले सवाल के पास आए। पहले सवाल के पास, पहले सवाल के 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। चारों में से कोई भी मार्क कर सकते हैं। तो पहला सवाल सॉल्व हो सकता है 4 तरीके से। फिर दूसरे सवाल के पास आए, ऐसी तो कोई बाउंड्री नहीं है, पहले सवाल का दूसरे सवाल से कौनों लेना देना नहीं है। दूसरे सवाल के भी 4 ऑप्शन है, 4 तरीके हैं। तो दूसरे सवाल को भी 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तीसरे सवाल के पास आए, तीसरे सवाल के भी 4 ऑप्शन है, तो तीसरे सवाल को भी 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी 5वें सवाल के पास आओ, चौथे सवाल के पास आओगे, चौथे सवाल के भी 4 ऑप्शन है, इसको भी 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी आपके पास 10 सवाल है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 कितनी बार होगा? 10 बार। तो कितनी तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे? 4 की पावर 10। तो 4 की पावर 10 तरीके से आप जो है तरीके हैं जिससे आप अपने पेपर का उत्तर दिया जा सकता है। बोलो बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आपके सामने एग्जाम्पल हुआ। तो ये है सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है बच्चों,
आगे चलें, क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं मेरे दोस्त? ठीक है भाई। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, कीप मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ वेज अंटिल द गिवन प्रोसेस इज कंप्लीट। आप कोई काम कर रहे हैं, उसके आपको करने के कई तरीके मिलते जा रहे हैं, तो आप उनकी जो है मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है ना? ध्यान सुनिएगा। अब जैसे इस पे और एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा मेरे प्यारे भाई। अच्छा, इससे पहले एक चीज छूट गई क्या? हाँ, ये आप मुझे करके बताओ जरा। मैं बहुत सिंपल बातें पूछ रहा हूं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन पेपर कंटेनिंग 8 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन शुड बी आंसर। एक प्रश्न पत्र को हल करने की तरीकों की संख्या बताओ जिसमें 8 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। हर सवाल को सॉल्व करना कंपलसरी है। बताइए कितने तरीके से आप प्रश्न पत्र के आंसर दे सकते हैं अगर उसमें 8 सवाल है और हर सवाल में केवल आपको ट्रू या फॉल्स टिक करना है। आप कहोगे सर पहले सवाल के पास आते हैं, तो पहले सवाल में या तो आप ट्रू लगाओगे या फॉल्स लगाओगे। तो पहले सवाल को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके। दूसरे सवाल के पास आते हो, दूसरे सवाल में या तो आप ट्रू लगाओगे या फॉल्स लगाओगे, तो कितने तरीके हैं? 2 तरीके। बोलिए। तीसरे सवाल में या तो आप ट्रू मार्क करोगे या फॉल्स मार्क करोगे, सही या गलत। कितने तरीके? 2 तरीके। हर सवाल को मार्क करना है। और ऐसे ही आपके पास कितने सवाल है? 8 सवाल है। हर सवाल को 2-2 तरीके से जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 2 तरीके से ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो अब बताओ 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार हो जाएगा? 8 बार हो जाएगा कि नहीं? तो कितने तरीके बनेंगे मेरे प्यार भी? 2 की पावर 8, यानी कि 2 की पावर 8 हो जाएगा ये 256। तो 256 वेज आपके पास हैं। समझ में आया भाई साहब? बोलिए। इससे सिंपल एग्जांपल नहीं बताया जा सकता आपको, ठीक है ना? अब जी से धीरे धीरे जो मैं लेवल आपका बढ़ाता जाऊंगा, ध्यान से सुनेगा। एक और एग्जांपल लीजिए। 7 चेयर हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेयर पे 7 गेस्ट को, 7 व्यक्तियों को बिठाना है। बताओ कुल कितने तरीके से बिठाया जा सकता है? देखो बच्चों, अब ये कॉमन सेंस है। ऐसा नहीं है कि एक कुर्सी पे एक आदमी बैठ गया तो दूसरे को उसी के ऊपर लाद दो। सर हम तो 7 को एक के ऊपर एक बिठा देंगे, एक की गोदी में दूसरा। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों। देखो सवाल में यहां और यहां कुछ भी लिखा नहीं गया है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस खुद डेवलप करना है कि अगर एक कुर्सी पे एक आदमी बैठ गया तो फिर दूसरा नहीं बैठ सकता। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप मुझे खुद बताओ कि आपके पास 7 कुर्सियां हैं इस प्रकार से, और उनपे मेरे दोस्तों आपको 7 आदमी बिठाने हैं, तो कितने अलग अलग तरीके से बिठाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कुर्सियां हैं। आप ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। ये जो पहली कुर्सी है मेरे दोस्तों, आपके पास आदमी कितने हैं? 7 आदमी। 7 आदमी है मेरे दोस्तों। अभी ये 1 2 3 4 5 6 7, पहली कुर्सी पर कितने आदमी आप बिठा सकते हो? तो आप कहोगे सर इन 7 में से कोई भी बिठा दो पहली कुर्सी पे, मैं इसको बुला लेता हूं, किसी को भी बुला लो। तो पहली कुर्सी पर आदमी आप कितने तरीके से बिठा सकते हैं? 7 तरीके से, 7। लो 7 में से कोई भी उठा के यहां पर रख दो, राम श्याम घनश्याम और जो है जो भी है आपके पास, 7 तरीके से आप यहां पर रख सकते हो। अब पहला आदमी कुर्सी पे बैठ गया, सपोज ये वाला बैठ गया, अभी दोबारा तो दूसरी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, या कोई और आदमी इस पहली कुर्सी पे आके तो नहीं बैठ सकता। अब आदमी कितने रह गए बिठाने के लिए? 6। तो दूसरी कुर्सी है अब हमारे पास, इस पे बिठाने हैं, हमारे पास 6 आदमी है, तो 6 आदमी से में से कोई भी पकड़ के दूसरी कुर्सी पे बिठा दो। समझ में आया? तो दूसरी कुर्सी पर आदमी जो है कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 6 तरीके से। दूसरी कुर्सी भर गई, सपोज हमने ये वाला आदमी बिठा लिया, कोई भी उठा सकते हैं। अब तीसरी कुर्सी, आदमी रह गए 5 खड़े मेरे दोस्तों, 5। तो 5 आदमी जो है इस कुर्सी पर, कोई भी इन 5 में से कोई भी आदमी जो है आप जो है बिठा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 5 मल्टीप्लाई बाई 5,
बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। सपोज मैंने ये वाला आदमी बिठा दिया, बचे आदमी चार, चौथी कुर्सी पर। तो चौथी कुर्सी पर चार आदमी बिठा सकते हैं। बिठाने कितने तरीके से बिठा सकते हैं? या तो पहला बिठा लो, या दूसरा बिठा लो, या तीसरा बिठा लो, या चौथा। चार तरीके हो गए कि नहीं? तो चार तरीके से बिठा सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। ऐसी तीसरी कुर्सी पर तीन तरीके से, दूसरी कुर्सी पर दो तरीके से, और पहली कुर्सी पर जो आखिरी का आदमी बचेगा मेरे दोस्तों, उसको एक ही कुर्सी पर बैठना है तो एक तरीके से। यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 1 से 7 तक की गुणा। इसी को हम बोलते हैं मेरे प्यार भी फैक्टोरियल 7। इसी को हम बोल देते हैं फैक्टोरियल। समझ में है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल, ठीक है ना। मैं आपको यहां पे नोट भी करवाना चाहूंगा। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित अंकन, ठीक है ना। जैसे हम आपके सामने 1 से लेके n तक की संख्याओं की गुणा करते हैं, 1 2 3 4 अप टू n। तो इसी को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? इसी को हम शॉर्ट में फैक्टोरियल n बोल देते हैं। द नोटेशन फैक्टोरियल n रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं की गुणा को हम फैक्टोरियल n बोलते हैं। तो फैक्टोरियल n 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है? 1 से लेके 2 तक की गुणा। फैक्टोरियल 3 का क्या मतलब है? 3 से लेके 1 तक की गुणा, या फिर 1 से लेके 3 तक की गुणा। तो फैक्टोरियल 3 6 होता है। ऐसे फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 4 से लेके मेरे दोस्तों, 4 से लेके आपका 1 तक की गुणा 24 होता है। फैक्टोरियल 5 क्या? 5 से लेके मेरे दोस्तों ये आपका 1 तक की गुणा 120 होता है। समझ में? फैक्टोरियल 0 का मान मेरे प्यार भी 1 होता है। क्यों होता है ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है, और फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 ही होता है। ये दो बातें समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई हैं। ठीक, अब जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे मेरे प्यारे भी, ध्यान से सुनेगा। एक और एग्जांपल, अब थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, total number of ways in which 7 person can occupy 4 chairs. Total number of ways in which 7 person can occupy 4 chairs. आपके पास 7 व्यक्ति हैं मेरे दोस्तों, वो 4 कुर्सियों पर कितनी तरीके से बैठ सकते हैं? आपके पास 7 आदमी हैं और कुर्सी हैं मेरे दोस्तों केवल 4। बड़ी दुख की बात है भैया, कुर्सी कम पड़ रही है हमारे पास, ठीक है जी। चलो, तो आपके पास मेरे दोस्तों केवल 4 कुर्सियां हैं। यहां बना देता हूं, चलो मैं 1 2 3 4। आपके पास आदमी है 7। तो 7 आदमी 1 2 3 4 5 6 7 इन 4 कुर्सियों पर कितनी तरीके से बैठ सकते हैं? ठीक है भाई। चलो, अब जैसे हम पहली कुर्सी पर आदमी बिठाना चाहते हैं, पहली कुर्सी पर, तो पहली कुर्सी पर आदमी बेचारा इन 7 में से आप कोई भी बिठा सकते हो। हम इसको बिठा लेते हैं। तो पहली कुर्सी पर आदमी 7 जो है, 7 आदमी में से कोई भी बैठ सकता है 7 तरीके से। एक, अब आदमी कितने बचे मेरे दोस्तों? 6 आदमी बचे। तो 6 आदमी मुझे बिठाने हैं, 6 में से कोई भी आदमी बिठाया जा सकता है दूसरी कुर्सी पर। तो कितने तरीके हो जाएंगे? 6। सपोज ये वाला बैठ गया, कोई बिठा दो। अब बचे 5 आदमी। 5 आदमी बिठाने तीसरी कुर्सी पर, कितने तरीके से? या तो पहला बिठा लो, या दूसरा, या तीसरा, या चौथा, या पांचवा। टोटल 5 तरीके हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों एक और बैठ गया। अब बचे मेरे पास यहां पे 4 आदमी। 4 आदमी को बिठाना है मेरे दोस्तों एक कुर्सी पर, तो कितने तरीके से बिठाया जा सकता है? 4। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये 5 चौक 20, 20 छिक्का 120, 7 840। तो 840 तरीके से बिठाया जा सकता है 840। समझ में आया? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। और इसी को हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई 7p4। इसी को हम दोस्तों, इस बात को लिखने का ही तरीका है 7p4। समझ में आया मेरे दोस्तों? 7p4। ध्यान से मेरी बात को सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को। P मतलब होता है परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय। क्रमचय का मतलब पहले सिलेक्ट करो फिर अरेंज करो। 2 प्रोसेस है। आपके पास 7 आदमी थे, 7 आदमी से में से पहले आपको सिलेक्ट करना है बिठाने के लिए, फिर वो बिठाना है कुर्सी पर।
फिर बचे आदमी हैं, उनमें से सिलेक्ट करना है, फिर उसको बिठाना है दूसरी कुर्सी पर। फिर 5 आदमी बचे, उसमें से सिलेक्ट करना है कोई और बिठाना है तीसरी कुर्सी पर। फिर 4 आदमी बचे, उसमें से मेरे दोस्तों सिलेक्ट करना है, बिठाना है चौथी कुर्सी पर। तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, इसमें आप सिलेक्ट भी कर रहे हैं और फिर उनको कुर्सी में अरेंज भी कर रहे हैं। तो इस मल्टीप्लीकेशन को हम 7p4 बोलते हैं। 7p4 जस्ट एक नोटेशन है मेरे प्यारे भाई, 7p4। इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग ये होता है कि भाई ऊपर 7 लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, तो फैक्टोरियल 7, और नीचे मेरे प्यारे भाई जो 4 है, और 7 में से 4 को घटाओ मेरे प्यारे भाई, तो बचा ये, इसका फैक्टोरियल। जो भी नीचे लिखा हुआ उसको 7 में से 4 को 7 में से वो माइनस करना है, जो भी नीचे लिखा हुआ ऊपर में से नीचे वाले को माइनस करना है। तो ये बन गया जी फैक्टोरियल 7 बटे 7 माइनस 4 फैक्टोरियल 3। ये बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जनरली अपनी तरफ से इंसान ने एज्यूम करा है, ये कहीं से आया नहीं है कि भाई चलो आज से लिखने का तरीका ये बड़े बूढ़ों ने कह दिया आज से हम इस बात को ऐसे लिखेंगे। ठीक है भाई साहब। तो 7p4 का मतलब ऊपर जो लिखा उसका फैक्टोरियल, नीचे 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब चाहे आप इसको सिंपल करो, फैक्टोरियल 7 का क्या मतलब है? 7 से लेके 1 तक की गुणा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख सकते। यही है फैक्टोरियल 7 का मतलब। बेसिकली ये क्या है? 3 गुणा 2 गुणा 1, यही तो फैक्टोरियल 3 है। 3 से लेके 1 तक की गुणा मेरे प्यारे भाई, यही तो फैक्टोरियल 3 है। आप बोलोगे आंसर दिस इज फैक्टोरियल 3, और नीचे मेरे दोस्तों यहां पर फैक्टोरियल 3 है ही। तो बताओ फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, कट गया मेरे प्यारे भाई। तो बचा क्या? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, यही तो बचा। तो यानी कि इस बात को इस तरीके से लिखा जाएगा, और इसका मैथमेटिकल जो मीनिंग होगा मेरे प्यारे भाई वो ये होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर आपके पास कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, बड़े प्यार से आपको समझना है NPR। अगर आपके पास कुछ ऐसे लिखा हुआ NPR, तो इसका मतलब है ऊपर फैक्टोरियल n और नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? नीचे n में से r को घटाना है, n माइनस r का फैक्टोरियल। इस बात का मतलब है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का संदेह हमको नहीं है। ठीक है ना? तो कोई भी चीज रटने वाली नहीं है, हर चीज समझने वाली। और लोग क्या करते हैं कि पहले फॉर्मूला बताते हैं फिर उस पर सवाल करवाते हैं। मैं सवालों से आपको जो है रिजल्ट बताऊंगा एग्जाम्पल से। ठीक है जी, उल्टी कहानी होगी, हर बच्चे को समझ में आएगा। ठीक, ये बात सभी को क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां तक हमें कोई भी बात जो है डाउट नहीं है। ठीक है, आगे चले यहां तक। जय श्री राम। चले भाई, यहां तक हुई कहानी, ये हमने आपको समझा दिया। हाँ देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनिट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। परमुटेशन क्या है? कि एक अरेंजमेंट है दोस्तों कुछ ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें हम एक टाइम पर या तो सारे लेते हैं उनमें से कुछ लेते हैं मेरे प्यारे भी। ठीक है, तो टेक्निकल भाषा तो देखिए ऐसी होती है। अब मैंने आपको एग्जांपल से समझाया तो हर बालक को समझ में आई है। ठीक है जी, अब ध्यान सुनिएगा, इसके कुछ नियम भी हैं। चलिए मेरे दोस्तों, अब ये इस बात को अपनी कॉपी में लिखिए। गणितीय रूप से एक समय में r वस्तुएं लेकर एक पंक्ति में n विशिष्ट वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या को हम PNR या NPR द्वारा निरूपित करते हैं। यानी कि अगर आपके पास मेरे दोस्तों टोटल n वस्तुएं हैं, आपके पास टोटल n वस्तुएं हैं मेरे दोस्तों, और उसमें से हमें r लेकर जो है अरेंज करना है। ठीक है ना? n विशिष्ट वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या को हम NPR कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है भाई, आपके पास टोटल अगर n वस्तुएं हैं और उसमें से हम जो है एक टाइम पे r लेकर उनको अरेंज करना चाहते हैं, n वस्तु में से r लेकर हमें सिलेक्ट भी करना है, फिर उनको पंक्ति में क्रमबद्ध लगाना भी है। तो कितने तरीके हो जाएंगे? NPR फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। क्यों होंगे? मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया। ठीक है भाई,
चले मेरे प्यारे भाई, वैसे आपको इनके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, जितनी बातें मैं आपको जाननी है, वैसे मैंने लिखा काफी जानकारी पर उतनी जरूरत नहीं है, जितनी बातें आपको जाननी है वो मैं आपको समझाऊंगा मेरे दोस्तों। NP0 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 1। NP0 का क्या मतलब है मेरे दोस्तों 1। कभी कभी बेसिक सी बात पूछ लेता है। NP1 आप यहां पे रखोगे ना, आप यहां पे अगर आप वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा NP1। जैसे यहां पे R की जगह 1 रख लो, तो NP1 का क्या मतलब हो जाएगा, NP1 हो जाएगा फैक्टोरियल N अपॉन N-1 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा ना R की जगह 1। अब फैक्टोरियल N का क्या मतलब है कि N गुणा N-1 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे N-1 फैक्टोरियल, देखो ये कट गया तो क्या बचा, N बचा। तो ये बात आपको जाननी है, ये बात आपको जाननी है मेरे दोस्तों। NPN का क्या मतलब है कि आप N वस्तुओं में से ही जो है N ही लेकर लाइन में सिलेक्ट करो। आपके पास टोटल N वस्तु है और आप जो है मेरे दोस्तों उसमें से N लेकर ही लाइन में अरेंज कर रहे हो, तो NPN हो जाएगा भैया तरीके। तो NPN का मतलब फैक्टोरियल N। जैसे कि मेरे प्यारे भाई यहां पर इस एग्जाम्पल में था कि आपके पास 7 आदमी थे मेरे दोस्तों और उनको 7 चेयर्स पे बिठाना है। 7 आदमी है, 7 चेयर्स पे बिठाना है, तो कितने तरीके से बिठा सकते हो आप, 7p7 मेरे दोस्तों, या फिर फैक्टोरियल 7। 7p7 को ही हम फैक्टोरियल 7 कहते हैं। आई बात समझ में। आदमी 7 थे लेकिन 4 कुर्सियों पर बिठाना है, तो 7p4 हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, आगे चलेगा। अब उससे पहले जो है स्टूडेंट्स आपको एक नियम और समझना है, यहां तक तो मैंने आपको समझा ही दिया है। ये मल्टीप्लिकेशन रूल, सॉरी मल्टीप्लिकेशन रूल तो हमने बता दिया, एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हो गया, एडिशन रूल और चाहिए ना, यस एडिशन रूल, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन रूल मैंने आपको समझा दिया, एडिशन सिद्धांत। अब एडिशन सिद्धांत का क्या मतलब है, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। सपोज हमें कोई प्रोसेस या कोई काम करना है, कोई इवेंट करना है। अब उस इवेंट करने का हमने एक तरीका ढूंढा, एक तरीका, और उस एक तरीके को सपोज M तरीके से किया जा सकता है। उस एक तरीके को जो है M वेज में किया जा सकता है, M वेज में। मैं आपको पहले परिभाषा बता रहा हूं, फिर मैं आपको उस पर एग्जाम्पल भी दूंगा। एडिशन रूल, सपोज कोई इवेंट है, कोई घटना है, कोई ऑपरेशन है, उसको M तरीके से किया जा सकता है। फिर आपने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया, उसी सेम घटना को दूसरे रास्ते से N तरीके से और किया जा सकता है। तो यानी कि मेरे दोस्तों फिर टोटल कितने तरीके से वो इवेंट हो जाएगा, M+N वेज से हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। एक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन M वेज एंड अनदर ऑपरेशन, ये एक इवेंट के लिए भी लग सकता है, दो अलग अलग इवेंट, दो अलग अलग इवेंट है, आपस में इनका कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से। इस इवेंट को M तरीके से किया जा सकता है, इस वाली घटना को N तरीके से किया जा सकता है। तो यानी कि दोनों घटनाएं मिलाकर फिर कुल कितने तरीके से घटित की जा सकती हैं, M+N वेज। देन आइदर ऑफ द टू ऑपरेशन, आइदर ऑफ द टू ऑपरेशन, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक घटना कितने तरीके से परफॉर्म की जा सकती है, M+N वेज में, ठीक है। और ये आगे भी बढ़ता रहेगा मेरे प्यारे भाई। दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी फाइनाइट नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए दो बात गौर करने वाली है। अगर आप किसी एक ही इवेंट के बारे में बात कर रहे हो जिसको आप M तरीके से कर सकते हो, आपने एक रास्ता खोज लिया, लेकिन मेरे दोस्तों एक और दूसरा रास्ता आपने खोजा उसी घटना को करने का N तरीके से, तो घटनाएं टोटल कितने तरीके से परफॉर्म करी जा सकती है, M+N तरीकों से। दूसरी बात कि भाई एक घटना है मेरे दोस्तों वो M तरीके से की जा सकती है, और एक दूसरी घटना है जो पहली के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, दोनों में कोई लेना देना नहीं है मेरे दोस्तों, वो N तरीके से, N वेज से हो सकती है। तो उन दोनों में से कोई भी एक घटना के होने के कितने वेज होंगे, M+N वेज होंगे मेरे दोस्त। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, और यहां पे इस बात को जो है ठीक है हिंदी में भी लिखा हुआ है। चलिए अब जैसे मैं आपसे छोटे से एग्जांपल से आपको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनेगा सभी लोग। आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में, और आप कुछ भी खा सकते हैं, आप ईंट रोड़ा पत्थर लोहा कुछ भी खा सकते हैं। तो वहां पे मेरे दोस्तों 10 डिश तो हैं वेज, 10 डिश मेरे दोस्तों वेज हैं,
और 4 डिश आपकी नॉन वेज है, ये मान लिया सपोज हमने। 10 डिश आपकी वेज हैं और 4 डिश जो हैं वो आपकी नॉन वेज हैं। तो आप कितने तरीकों से किसी एक डिश को चूज कर सकते हो अपने खाने के लिए? कितने तरीकों से आप कोई एक डिश को चूज कर सकते हो अपने खाने के लिए? बताइए। तो 10 गुणा 4 40 मत कर देना। आपके पास जो है, एक रेस्टोरेंट में गए, आपको एक डिश खानी है कोई, 10 वेज के ऑप्शन है और 4 नॉन वेज के ऑप्शन है। तो कितने तरीके से आप कोई डिश अपने खाने के लिए उठा सकते हैं? 10 + 4 14। 14 तरीकों से आप डिश जो है अपने लिए ले सकते हैं, कोई एक डिश। समझ में आया? या फिर एक और एग्जांपल ले लें, सपोज जैसे सपोज आपने सबसे टफेस्ट एग्जाम क्लियर कर लिया इंडिया का, और आपको ऑप्शंस है कॉलेज में एडमिशन लेने का, और हमारे देश में 25 आईआईटी हैं, हमारे देश में 25 आईआईटीज हैं, 25 आईआईटी के कॉलेज हैं, और ये मान लेते हैं कि हमारे देश में जो है 18 एनआईटी हैं, एनआईटी के कॉलेज हैं। ठीक है भाई, आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया अपने 12th के पेपर में, और आपको ऑप्शन दिया गया कि आप भैया किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। 25 आईआईटी के कॉलेज है और 18 एनआईटी के कॉलेज हैं, तो आप एडमिशन तो एक ही कॉलेज में लोगे ना, तो आप कितने तरीके से अपना कॉलेज चूज कर सकते हो? तो 25 गुणा 18 नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे, मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो आईआईटी में गए तो एनआईटी में नहीं जाओगे, एनआईटी में जाओगे तो फिर आईआईटी में नहीं जाओगे। ठीक है ना? तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है भाई, ओके। तो आइदर आप कितने तरीके से एडमिशन ले सकते हो? 25 + 18 कितना आ जाएगा? 43 वेज से आप जो है एडमिशन ले सकते हो। तो सिंपल सा है एडिशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल में फर्क समझ में आया? और कहां कौन सा लगेगा, ये बात है आपको करते करते एग्जाम्पल के थ्रू पता चलेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे हम। यहां पर ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। चलो, अच्छा यहां पर एक चीज और छूट गई है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद जो है हम आगे के सवालों की तरफ चलेंगे। ये सारी थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, और बिल्कुल इतनी आसान भाषा में कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी जी। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड बराबर n की पावर r। अभी आप इसको पढ़ लो, समझ लो मेरे दोस्तों, फिर मैं जो है आपके पास जो है इसके एग्जांपल के साथ बताऊंगा। आपके पास n डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, और आप उसमें से एक टाइम पे r चूज करते हो मेरे दोस्तों। रिपीटेशन अलाउड है, तो आप कितने तरीके से चूज कर सकते हो? n की पावर r तरीकों से। ठीक है भाई, एक सेकेंड। जैसे कि मेरे दोस्तों हमने यहां पर इस वाले एग्जाम्पल में लिया था, इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है ना। अभी आपके पास बात आएगी, चलिए। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स का फॉर्मेशन, संख्याएं बनाना। ध्यान सुनिएगा, आपके पास 1 2 3 4 करके कितने डिजिट्स हैं? आपके पास 5 डिजिट्स हैं। आपके पास 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। इन अंकों का इस्तेमाल करके आपको 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 5 डिजिट के। आपके पास 1 2 3 4 5 कितने नंबर हैं मेरे दोस्तों? आपके पास 5 डिजिट्स हैं, और इनका इस्तेमाल करके मेरे दोस्तों आपको 5 डिजिट का नंबर एक बनाना है। दो केस हैं। पहला, जब रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउड का मतलब आप कोई भी डिजिट कितनी भी बार रिपीट करके लिख सकते हो। जैसे कि यहां पे मैंने 1 2 3 4 4, देखो लिख देना 4 को 2 बार। या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं 3 3 3 3 3, मैंने 3 को ही 5 बार लिख दिया अभी। या फिर मैं 1 4 1 2 2 2 2 5, देखो हमने 2 को 3 बार लिख दिया। यानी कि यहां पे कितना भी आप कोई भी डिजिट रिपीट कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ,
अगर आपके पास 1 2 3 4 5 इन्हीं 5 डिजिट का इस्तेमाल करना है और आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड है, तो कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। तो आप मुझे जवाब दोगे सर हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। ध्यान से सुनिएगा, अब आपको वो नियम समझ में आएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है भैया, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो जो पहला डिजिट है, जो पहला अंक है मेरे दोस्तों, इन पांचों में से कोई भी रख सकते हो आप। चाहे 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो, चाहे 4 रख लो, चाहे 5 रख लो। इन पांचों में से आप पहले स्थान पर कोई भी अंक रख सकते हो, यानी कि 5 तरीके हो जाएंगे। अब ये जो दूसरा है मेरे प्यार, भी यहां पे तो ऐसी कोई बाउंडेशन है नहीं ना कि आप रिपीट नहीं कर सकते। दूसरे प्लेस पर आप इन पांचों में से कोई भी अंक रख सकते हो, वट एवर इट इज। 1 रख लो, 2 रख लो, सपोज आपने 1 रख लिया तो यहां भी 1 रख सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यानी कि दूसरे प्लेस पर भी आप 5 तरीके से रख सकते हो। ऐसे ही तीसरे, यहां पर तीसरी जगह पर इन पांचों में से कोई भी अंक उठा के रखा जा सकता है, यानी कि 5 हो जाएगा। अभी चौथी जगह पर इन पांचों में से कोई भी रखा जा सकता है मेरे दोस्तों, ये भी आपका 5 हो जाएगा। समझ में आया? अब इन जो है पांचवें स्थान पर इन पांचों में से 1 2 3 4 5 में से कोई भी रख लो। सब मैं ये रख लेता हूं मेरे दोस्तों, इसके भी 5 तरीके हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों टोटल क्या हो जाएगा फिर इनकी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 5 की पावर 5। समझ में? क्योंकि यहां पर रिपीटेशन अलाउड है। पहला डिजिट आप जो है इन 5 में से कोई भी रख सकते हो। दूसरे स्थान पर मेरे दोस्तों आप इन पांचों में से कोई भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कितना भी आप रिपीट कर लीजिए। तीसरे स्थान पर भी इन पांचों में से कोई भी रख सकते हो, तो 5 तरीके हो जाएंगे। चाहे 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो, चाहे 4, चाहे 5। तो 5 की पावर 5 हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे जी। यही बात तो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। आप एन डिफरेंट वस्तुओं में से आर एक समय पर ले रहे हो, तो कितने परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब कितने क्रमचय बन सकते हैं, एक ऑर्डर में आपको रखना है। आप यहां तो एन में से एन ले रहे थे ना, आप तो 5 अंक थे और 5 ही आपको 5 अंकों की संख्या बनानी थी, तो कितने बन जाएंगे बच्चों? 5 की पावर 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ में? यही तो बात लिखी हुई है यहां पर, रिपीटेशन इज अलाउड। अब जैसे अगर आपके सामने मेरे दोस्तों ये हो जाता कि 5 डिजिट का नंबर ना बना के आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो क्या हो जाता फिर इसका आंसर? आपके पास 1 2 3 4 5 करके 5 डिजिट्स है और आपको 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, 3 डिजिट का 1 2 3, और रिपीटेशन अलाउड है। आप मुझे बताओ कितने नंबर बनेंगे? तो आप कहोगे सर पहला डिजिट जो है हम सर 5 तरीकों से रख सकते हैं। पहला डिजिट, चाहे मैं 1 रखूं, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5। दूसरे डिजिट के लिए कोई बाउंडेशन नहीं सर, दूसरा डिजिट में 5 ही तरीके से रख सकता हूं मेरे प्यारे भाई। और तीसरा डिजिट भी सर मैं 5 ही, 1 2 3 4 5 में से कोई भी रख सकता हूं। तो कितने तरीके बन जाएंगे मेरे दोस्तों? ये हो जाएगा 5 का क्यूब यानी कि 125, 125। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। यही बात मेरे दोस्तों आपकी यहां लिखी हुई है कि अगर आप एक समय पर n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर जो है क्रमचय बनाते हो, तो कितने बनेंगे? n की पावर r। आपके पास यहां पर डिजिट कितने थे? 5, और उसमें से आपको जो है 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो कितने बन जाएंगे मेरे दोस्तों? कॉम्बिनेशन 5 की पावर 3। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ठीक, चलो अब ये तो आसान सी बात है दोस्त, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, चलो अब जो नीचे लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, जरा मुझे इसको करके बताओ। जो नीचे लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, जरा आप मुझे इसको करके बताओ। आपके पास एक 5 डिजिट्स हैं और आपको एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड नहीं, इसका मतलब कि आपको यहां पर एक डिजिट एक ही बार इस्तेमाल करना है, यानी कि मेरे दोस्तों एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है, नो रिपीटेशन अलाउड। आप कहोगे सर एक ही नंबर बनेगा इस हिसाब से, तो 1 2 3 4 5। मैं कहूंगा बाबले ये भी तो बन सकता है 2 1 4 3 5, कहां रिपीटेशन हुआ? ये तो बन सकता है 5 1 4 3 2,
ये देखो कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। कितने बनेंगे मेरे दोस्तों? अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा मेरे प्यारे भाई। नो रिपीटेशन अलाउड। आपके पास 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5। चलो यहां पे रखते हैं। तो पहला डिजिट में इन पांचों में से कोई भी रख सकता हूं, 1 2 3 4 5 कोई भी रख सकता हूं। यानी कि पहला डिजिट मैं यहां पे रख सकता हूं 5 तरीकों से। सपोज मैंने 4 रख लिया। सपोज मैंने एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज मैंने 4 रख लिया। अब 4 तो मैं रख लिया, मैं 4 का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब मेरे पास बचे 4 डिजिट, 4 डिजिट ही बचे। तो दूसरी प्लेस पर मैं कितनी चारों में से कोई भी रख सकता हूं, या तो 1 या 2 या 3 और 5। यानी कि दूसरी प्लेस पर मैं रख सकता हूं मेरे दोस्तों 4 तरीके से। अब सपोज मैंने यहां पे दूसरी प्लेस पर 2 रख लिया है, कुछ भी रख लो आप। अब बचा मेरे दोस्तों ये तीसरी। मेरे पास 3 डिजिट है, तो मैं 3 डिजिट में से तीसरी जगह पर कोई भी रख सकता हूं। तो 3 तरीकों से मैं रख दूंगा। सपोज मैंने 5 रख लिया, ठीक है भाई। अब मेरे दोस्तों मेरे पास बचे 2 डिजिट। उन 2 डिजिट में से 1 और 3 बचा, या तो मैं 1 रखूंगा या मैं 3 रखूंगा। तो मेरे पास कितने तरीके हो जाएंगे? 2 तरीके हो जाएंगे यहां पर पुट करने के। सपोज मैंने 1 रख लिया, तो बचा मेरे पास 3। 1 डिजिट है मेरे पास, एक ही जगह मुझे रखना है, तो मैं 3 को ही रख पाऊंगा केवल। तो एक ही तरीका हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि हम इसे कहेंगे फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब दोस्तों ये हो जाएगा 120, 120। यानी कि अगर कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 120 संख्याएं बनेंगी। यहां तक किसी बालक को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। और ये बात जो है यहां पर आगे लिखी भी हुई है। ठीक है ना? अच्छा इसको और आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है ना, और गहराई में जाके। 120 समझ में आया जी? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं। दोनों एग्जाम्पल को बड़े प्यार से समझो, दोनों एग्जाम्पल को। यानी कि मेरे प्यारे भाई मैंने अभी तक आपको एक चीज पढ़ा दी है, ये वाली थर्ड पॉइंट, कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग देन अरेंजिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग। फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इसी को हम एनपीआर बोलते हैं। मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी कि अगर हम एन अलग अलग चीजों में से आर थिंग्स एक टाइम पर सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको अरेंज करते हैं, तो कितने तरीके पॉसिबल है? एनपीआर फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब मैंने आपको समझा दिया है मेरे दोस्तों पहला वाला पॉइंट, कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट थिंग इन ए लाइन। अगर आपके पास आर अलग अलग वस्तुएं हैं और आपको उन सभी वस्तुओं को एक लाइन में व्यवस्थित करना है, एक ऑर्डर में लगाना है मेरे दोस्तों, अरेंज करना है, तो कितने तरीके हो जाएंगे? फैक्टोरियल आर तरीके मेरे दोस्तों, फैक्टोरियल आर। जैसे कि मेरे प्यारे भाई यहां पर ये वाला था कि आपके पास 5 डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स थी और आपको मेरे दोस्तों उनको बिना रिपीट किए हुए जो है अरेंज करना है एक लाइन में। तो कितने तरीके आए? फैक्टोरियल 5 तरीके आए हैं। एन डिफरेंट थिंग्स को आप जो है कर रहे हो, तो एक चीज एक बार इस्तेमाल होगी, दोबारा इस्तेमाल नहीं हो रही है। ठीक, दोनों पॉइंट समझ में आए? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आए। आगे चलेंगे, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों सभी लोग। चलिए जैसे ही आया मेरे प्यारे भाई यहां पर आपके सामने, when जीरो इज इन्वॉल्व। अब जीरो के साथ प्रॉब्लम है। अब जैसे मैं आपसे कहूं आपके पास कि 0 1 2 3, क्या 4 अंकों की संख्या है? नहीं। जीरो को अगर आप पहले स्थान पर रख देंगे तो 4 अंकों की नहीं, केवल 3 अंकों की संख्या है। आगे कितनी भी जीरो लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? अब 0 1 2 3 4 आपके पास 5 डिजिट्स हैं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन 5 डिजिट्स का इस्तेमाल करके 5 अंकों की संख्या बनानी है। आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर। तो आप मुझे कृपया करके ये बताएं कि कितने तरीकों से बनाया जा सकता है 5 डिजिट नंबर, कितने तरीकों से बनाया जा सकता है? पहला है रिपीटेशन अलाउड। आर ए का मतलब रिपीटेशन अलाउड। ठीक है भाई। तो भाई ये 1 2 3 4 5। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा मेरे प्यारे भाई। पहले स्थान पर मैं क्या रख सकता हूं? पहले स्थान पर मेरे पास समस्या है कि मैं 0 नहीं रख सकता, कि अगर मैं पहले स्थान पर 0 रख दूंगा तो नंबर 5 डिजिट का बनेगा ही नहीं, नंबर तो 4 ही डिजिट का रह जाएगा।
तो पहले स्थान पर मैं 1 2 3 4 में से कोई एक संख्या रखूंगा, एक डिजिट रखूंगा, तो पहले स्थान पर मैं 4 तरीके से पुट कर सकता हूं 4 वेज में। समझ में आया? अब यानी कि 1 2 3 4 में से मैंने कोई भी एक यहां पर रख दिया, जीरो का तो भी इस्तेमाल किया नहीं है ना, जीरो तो रखा ही नहीं। अब मेरे प्यारे भाई सपोज 0 1 2 3 4 में से मैंने ये रख लिया, सपोज 3 रख लिया, अब बचे मेरे पास 4 डिजिट, 1 2 3 4। अब इन 4 0 1 2 4 0 1 2 4 इन चारों में से तो दूसरे स्थान पर कोई भी रखा जा सकता है ना, इन चारों में से कोई भी रखा जा सकता है। आप बोलोगे नहीं सर यहां पे तो रिपीटेशन अलाउड है, आप कोई भी रख लो मेरे दोस्तों। तो जरूर थोड़ा ना है कि यहां पर आप जो है इन्हीं चारों में, अगर आपने 1 2 3 4 में से कोई इस्तेमाल कर भी लिया तो आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि दूसरे प्लेस पर आप इन पांचों में से कोई भी रख सकते हो, चाहे 0 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 2, चाहे 3 या 4, तो 5 तरीके से। तीसरे स्थान पर भी रिपीटेशन भर के अलाउड है, देखो इन पांचों में से आप कोई भी पुट कर सकते हो। चौथे स्थान पर भी इन पांचों में से कोई रख सकते हो, छठे स्थान पर भी इन पांचों में से आप कोई भी रख सकते हो। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई? ये हो जाएंगे 4 गुणा 5 की पावर 4। ठीक है भाई, 625 625 चौका आ जाएगा 2500 तरीके, 2500 नंबर्स पॉसिबल हैं। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आई है, एक धेले की इसमें परेशानी नहीं है। अब आगे चलते हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। आपको एक 5 अंकों की संख्या बनानी है इन 5 डिजिट का इस्तेमाल करके मेरे दोस्तों। एक डिजिट एक ही बार आपको यूज करना है। अंकों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब पुनः रिपीट नहीं करना, रिपीटेशन एनी नॉट अलाउड। अब पहले स्थान पर मेरे पास फिर से वही समस्या आ गई कि मैं पहले स्थान पर 0 नहीं रख सकता, इन चारों में से ही मुझे कोई पुट करना पड़ेगा। तो पहले स्थान पर मैं जो है एक 4 वेज में कोई डिजिट रख सकता हूं। सपोज मैंने पहले स्थान पर ये रख लिया, अब मैं दूसरी जगह पर आया मेरे दोस्तों, तो दूसरी जगह पर मेरे पास अब 1 2 3 4 4 अंक हैं दूसरी जगह पर। इन चारों में से मैं कोई भी रख सकता हूं, तो दूसरी जगह पर रखने के तरीके भी 4 हो जाएंगे मेरे दोस्तों, 4 वेज हो जाएंगे। ठीक है ना? सपोज मैंने ये वाला रख लिया, अब मेरे पास 3 डिजिट बचे, इन 3 डिजिट में से मैं तीसरी जगह पर कोई भी रख सकता हूं मेरे दोस्तों, यानी कि 3 तरीके से। मैंने सपोज ये रख लिया, अब आपके पास 2 डिजिट बचे, तो यहां पर मैं 2 में से या तो मैं कोई 0 रख लूं या 1 रख लूं, कोई भी रख सकता हूं। तो 2 तरीके से मेरे दोस्तों मैं यहां पर पुट कर सकता हूं। सपोज मैंने ये वाला रख लिया होगा, या कोई भी रख सकते हो। फिर आखिरी में 1 डिजिट बचा और मैं यहां पे एक बॉक्स में रखना है, तो मैं एक ही तरीके से पुट कर पाऊंगा। तो कितने तरीके हो जाएंगे? 4 चौक 16, 16 तिया 48 और 4 चौक 16 तिया 48 दूनी 96, 96 वेज हो जाएंगे, 96। समझ में आए मेरे प्यारे दोस्तों? यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट आगे चलेंगे जल्दी। एक और केस मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनेगा। 0 1 2 3 4 बहुत प्यार से आपको समझना है मेरे प्यारे भाई। आपके पास 0 1 2 3 4 है, इन 5 डिजिट का इस्तेमाल करके आपको 5 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है। क्या बनाना है? 5 डिजिट का ऑड नंबर। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। बताओ कितने तरीके से बनाया जा सकता है? 1 2 3 4 5, एक 5 अंकों की संख्या बनानी है आपको, संख्या बनानी है आपको ऑड। तो आप मुझे यह बताएंगे जरा कि कितने तरीके से 0 1 2 3 4 का इस्तेमाल करके एक 5 डिजिट का ऑड नंबर बनाया जा सकता है। तो आप कहोगे सर ऑड नंबर वो होगा जिसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ऑड होगा, वो नंबर ऑड होगा। एग्जांपल के लिए 227, इकाई का अंक ऑड है तो नंबर भी ऑड है। अब बताओ इनमें से ऑड डिजिट कौन कौन से? हु इज ऑड? 0 को इवन नंबर माना जाता है बच्चों, यानी कि 1 और 3, 1 और 3। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गई। यानी कि सबसे पहले मुझे इसको करना होगा, और मैं यहां पर 2 तरीके से, या तो मैं 1 रखूंगा या फिर मैं 3 रखूंगा।
मेरे पास ये इन दो डिजिटों में से कोई एक रखना है तो दो तरीके हो जाएंगे, या तो मैं 1 रखूंगा या मैं 3 रखूंगा मेरे प्यारे भी। बात समझ में आ गई? इन दोनों में से सपोज मैंने जैसे 3 ही रख लिया यहां पर। अब मैं आऊंगा मेरे प्यारे भाई यहां पर मेरे दोस्तों आप, मेरे पास 4 डिजिट है 0 1 2 4, 4 डिजिट है, मैं 4 तरीके से रख सकता हूं? नहीं। यहां पर आप 0 नहीं रख सकते हो। आप 0 अगर पुट कर दोगे तो नंबर 5 अंकों का नहीं रहेगा, 4 अंकों का हो जाएगा। तो यहां पर आप 0 नहीं रख सकते। 0 के अलावा चाहे आप 1 रख लो, चाहे आप 2 रख लो, चाहे 4 रख लो, इन तीनों में से कोई भी रख लो। तो यहां पर हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई 3 तरीके। 3 तरीके से आप ये वाला डिजिट पुट कर सकते हो, चाहे 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे 4। सपोज मैंने 4 पुट कर लिया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, दिमाग की बात है। अब हम यहां पे आते हैं, तो यहां पर मेरे प्यारे भाई मेरे पास 3 डिजिट है 0 1 2। मैं खुला हूं, मेरे पास मैं कोई भी रख सकता हूं, चाहे मैं 0 रखूं, चाहे 1 रखूं, चाहे 2 रखूं, कोई भी रख सकता हूं यहां पर। तो 3 तरीकों से। अब मेरे पास 2 ही अंक बचे, तो मैं 2 अंक बचे तो मैं 2 तरीकों से ही पुट करूंगा। अभी ठीक है, ये रख गया। अब एक ही अंक बचा है मेरे पास, तो एक ही तरीके से पुट करूंगा। तो टोटल वेज हो जाएंगे 3 तिया 9, 9 दूनी 18, दूनी 36, यानी कि 36 तरीके हो जाएंगे। बोली मजा आया? ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत काम देंगी। एक और लास्ट एग्जांपल समझते हैं मेरे प्यारे में, लास्ट एग्जांपल हम समझते हैं, ठीक है ना? परमुटेशन। सब लोग मेरी बात को ध्यान सुनेगा। परमुटेशन, इन ए परमुटेशन द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट आर लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक। ये कहां से आ गया? ठीक, ये बताओ पहले। 0 1 2 3 4 वापस से आपके पास मेरे दोस्तों 5 डिजिट है 0 1 2 3 4। आपको 5 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, 5 डिजिट का इवन नंबर। अब बताओ कितने तरीकों से बनाया जा सकता है इवन नंबर बनाना? इवन नंबर कब होगा? जब लास्ट डिजिट, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट इवन है तो नंबर भी इवन ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 0 1 2 3 4 है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्तों? प्रॉब्लम यहां पर काफी सारी प्रॉब्लम है कि भाई लास्ट का डिजिट आप 0 भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो और 4 भी बना सकते हो। ठीक है ना? 0 2 4। ठीक है बच्चे? अब 0 2 4 आप बना 0 2 4 आप बना लोगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? लेकिन जब जैसे सपोज आपने यहां पर 2 बना लिया, 2, तो हमारे पास 0 और 4 दो इवन नंबर बच गए। अब उसमें से 0 को मेरे दोस्तों आप यहां पे नहीं रख सकते, यहां पे नहीं रख सकते। और मेरे दोस्तों अगर आपने यहां पे 0 बना लिया, अगर आपने यहां पे 0 बना लिया तो आप 2 और 4 को यहां पर रख सकते हो, रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो ना यहां पर फंस जा रहे हो। ठीक है? तो एक्चुअली मेरे दोस्तों यहां पर 2 केस बन रहे हैं, गलती मत करिएगा। और उन दोनों ही केसेस को आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। तो पहला केस जो है हम वो वाला लेते हैं जब एंड में 0 है। पहला केस हम वो लेते हैं जहां एंड में हम 0 रखेंगे और 0 आपका इवन नंबर बना देगा मेरे दोस्तों। अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 है तो इवन है मेरे दोस्त। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों यहां पे ये मैंने बना दिया 1 2 3 4 5। ठीक है भाई? तो लास्ट में मैंने यहां पर 0 मेरे दोस्तों 0 मैंने यहां पर रख लिया लास्ट में। तो जब मैंने यहां पे लास्ट पर 0 रख लेता हूं 0, तो भाई मेरे पास एक ही तरीका है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक ही तरीका है। उसके बाद अगर मैंने 0 रख लिया तो मेरे प्यारे भाई ये बचे आपके पास 4 डिजिट। तो पहले स्थान पर मैं इन चारों में से कोई भी रख सकता हूं, फिर दूसरे स्थान पर जब मैं चारों में से कोई भी रख सकता हूं, मैंने रख लिया, फिर 3 तरीके से रख सकता हूं, फिर 2 तरीके से और यहां पर 1 तरीके से हो जाएगा। तो 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24, 24 तरीके हो गए, 24 वेज जिनमें एंड में 0 रहेगा। ये वो वाले डिजिट है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? अब केस सेकंड में यहां पे सेकंड केस बनाता हूं, ध्यान से सुनेगा।
सेकंड केस में यहां पे बनाता हूं, ठीक है भाई। 1 2 3, एक सेकंड, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। सेकंड केस में ये बना लेता हूं कि यहां पर मेरे पास इवन नंबर, यहां पर 0 2 और 4 ये इवन नंबर है। अब जीरो वाले तो मैंने काउंट कर लिए। अब मैं यहां पर एंड में 2 या 4 में से अगर कोई भी नंबर रखूंगा 2 या 4 में से, तो भी तो इवन रहेगा। यानी कि मैं यहां पर दो तरीके से रख सकता हूं, या तो 2 या 4। सुनना मेरी बात को, 0 1 2 3 4 मेरे पास 5 डिजिट हैं, और मैं एंड में चाहे 2 रखूं चाहे 4 रखूं, इवन नंबर बनेगा ही बनेगा। सपोज मैंने यहां पे एंड पे 4 रख लिया है मेरे दोस्तों। अब ये बताओ कि यहां पर मैं डिजिट कितनी तरीके से पुट कर सकता हूं। अगर आप गौर से देखोगे तो 0 नहीं रखा जा सकता यहां पर। शुरुआत में आपको या तो 1 रखना पड़ेगा, या 2 रखना पड़ेगा, या 3, यानी कि 3 तरीके से ही यहां पर आप पुट कर सकते हो, 3 तरीके से। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सपोज आपने इनमें से ये पुट कर लिया, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके पास 3 डिजिट बचे, तो 3 डिजिट बचे तो यहां पर 3 जगह से 3 तरीकों से पुट कर सकते हो। या तो 0 रखो, या 1 रखो, या 3 रखो। आपने सपोज ये रख लिया। अब आपके पास 2 डिजिट बचे, तो 2 डिजिट यहां पर 2 तरीके से रख सकते हो। आपने ये रख लिया, बचा 1 डिजिट। 1 डिजिट आप यहां पर 1 तरीके से रख सकते हो। तो टोटल वेज हो जाएंगे 3 तिया 9 चौक 36, 36 हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई यहां पर वेज। तो दोनों केस आपको अलग अलग बनाने हैं, आप भसड़ मत मचा दीजिएगा। अगर आप, ये आपका रॉन्ग मेथड हो जाएगा मेरे दोस्तों, गलती हो जाएगी आपसे, ब्लंडर, मतलब ऐसी मिस्टेक हो जाएगी जो बच्चे ध्यान नहीं दे पाएंगे। कि भाई अगर आप यहां पे 2 रख लेते हो और फिर आपने यहां पे 0 बना लिया, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? ठीक है भाई। और आपने यहां पे मेरे दोस्तों 0 ले लिया, लेकिन 2 4 को तो आप यहां पर ले सकते हो। ये वाला केस तो चल जाएगा, लेकिन ये वाला केस नहीं चलेगा। ठीक है भाई, तो आपको जो है ये अलग से देखना पड़ेगा, फिर अलग से। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर, इन दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते। तो 24 तो वो वेज होंगे जहां एंड में 0 आएगा, और बाकी 36 होंगे जहां एंड में 2 या 4 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो टोटल कितने तरीके से आप बना सकते हो 5 अंकों की इवन नंबर? ये 24 + 36 यानी कि हो जाएगा 60 वेज। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, टोटल आपके 60 तरीके हो जाएंगे। यस और नो? आप बोलोगे बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। परमुटेशन मैंने आपको पढ़ाई दिया है कि एक परमुटेशन में एलिमेंट ऑफ सब्जेक्ट आर लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, ये परिभाषा है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो परमुटेशन का मतलब है फर्स्ट सिलेक्ट देन अरेंज। परमुटेशन का मतलब है कि पहले आप सिलेक्ट करें फिर अरेंज करें। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको फर्क समझाऊंगा परमुटेशन का और कॉम्बिनेशन का। परमुटेशन का और कॉम्बिनेशन का यहां से हम फर्क समझेंगे, ध्यान सुनेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके पास एक क्लास है, क्लास में 10 स्टूडेंट है, 10 चिल्ड्रन है, और आपको उनमें से किसी 4 को कॉल करना है और बोलना है कि आओ और एक लाइन में खड़े हो जाओ। इसे हम बोलेंगे परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब पहले आप सिलेक्ट करो और फिर आप उनका अरेंजमेंट करो। जैसे आपके पास एक क्लास है, क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, आप क्लास में गए और बोला आपने कि भाई आप में से 4 पहलवान खड़े हो जाओ, 4 पहलवान कुश्ती लड़नी है पड़ोसी स्कूल से, 4 जो तेज तगड़े तगड़े लड़के हैं वो खड़े हो जाओ। सभी तगड़े हैं वैसे क्लास में, तो किन्हीं भी 4 को खड़ा कर लो आप, और फिर आप उनको बोलो कि एक लाइन में खड़े हो जाओ। तो पहले आपने 10 में से 4 सिलेक्ट करे, एनी 4, फिर आपने उनको लाइन में खड़ा किया। तो दिस इज कॉल्ड जो है परमुटेशन। अगर ये किया जाएगा तो आप बताओ कितने तरीके से होगा? तो मेरे दोस्तों जैसे आपको 4 लड़के खड़े करने यहां पर लाइन में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपने पहला लड़का खड़ा कर दिया, 10 में से कोई भी खड़ा कर सकते हो 10 तरीके से। आपके पास 10 लड़के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला लड़का आपने खड़ा कर लिया 10 तरीके से, बचे 9। तो यहां पर आप 9 लड़के खड़े कर सकते हो, 9 में से कोई भी 9 तरीके से। बचे फिर आपके पास 8, यहां 8 में से कोई भी आप खड़ा कर सकते हो मेरे दोस्तों। फिर बचे 7 लड़कों में से चौथे स्थान पर कोई भी खड़ा कर सकते हो। तो यानी कि टोटल तरीके कितने बन गए? 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7। और इसी को हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई
10p4, 10 में से आपको 4 सिलेक्ट करके अरेंज करने, 10p4। और इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल, और 10 माइनस 4 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 10 को अगर मैं फैक्टोरियल 6 से भाग दूंगा तो यही आएगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7। तो दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ओनली सिलेक्शन, नो अरेंजमेंट, ओनली सिलेक्शन। 10 लड़के हैं आपका कि 10 में से कोई 4 आ जाओ और कोई 4 आ जाओ, बस कुछ नहीं, आपको कोई लाइन वाइन में खड़ा नहीं करना, नो अरेंजमेंट। 10 में से एनी 4 को आपको जस्ट सिलेक्ट करना है। तो इफ देर आर 10 चिल्ड्रन इन ए क्लास, इफ एनी 4 ऑफ देम आर कॉल्ड टू द ग्राउंड, देन इट इज कॉल्ड सिलेक्शन, और इसी को हम बोलते हैं मेरे दोस्तों कॉम्बिनेशन। ठीक है प्यारे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो 10 में से आपको जो है किन्हीं भी 4 को मैदान में बुलाना है और आपको बस यहां पे उनको क्या करना है, सिलेक्ट करना। तो 10 में से 4 लड़के कितने तरीके से सिलेक्ट किए जा सकते हैं, उस तरीकों को कहते हैं हम कॉम्बिनेशन। तो मेरे प्यारे भाई, नंबर ऑफ वेज, अब ये सेकंड जो नियम है इसको सभी प्यार से समझेंगे। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग। अगर आप n अलग अलग वस्तुओं में से आर थिंग सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट नो अरेंजमेंट, तो कितनी तरीकों से आप सिलेक्ट कर सकते हो? वो तरीका होता है मेरे प्यारे भाई NCR। क्या होता है मेरे दोस्तों? NCR। PR और CR में फर्क है, मैं आपको फर्क भी समझाऊंगा, प्रूफ भी समझाऊंगा। अगर आप n अलग अलग वस्तुओं में से R वस्तु सिलेक्ट करना चाहते हो तो कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो? NCR। और NCR का n भिन्न वस्तुओं में से R वस्तुओं को चुनने के तरीकों की संख्या, केवल चुनना है। NCR का मतलब होता है कि जो ऊपर नंबर है फैक्टोरियल n, उसका फैक्टोरियल, नीचे जो नंबर है R उसका फैक्टोरियल मेरे प्यारे भाई, और मेरे दोस्तों फिर n माइनस आर, n में से r को घटाना है, n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है मेरे प्यारे भाई फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल, और n में से r को घटाना है n माइनस आर का फैक्टोरियल। इस बात का मतलब हो गया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम टन टन बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ये उत्पन्न कहां से हुआ मेरे प्यारे भाई? ध्यान से सुनेगा, ध्यान से। जैसे मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से समझेगा, बहुत प्यार से, अगर मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी और इसकी, तो ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताओ, सोचो, लाइन को ढंग से पढ़ो। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट थिंग इन ए लाइन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, सपोज आपके पास n वस्तुएं हैं और n वस्तुओं में से r वस्तु आपको सिलेक्ट करनी है। तो n में से r सिलेक्ट करने के तरीके, n में से r सिलेक्ट करने के तरीके, आपके पास n वस्तुएं हैं और n वस्तुओं में से r सिलेक्ट करनी है आपको, तो n में से r सिलेक्ट करने के तरीके, अब आपने सिलेक्ट कर लिया। ये जितने भी तरीके आ गए मेरे दोस्तों, ये आपने सिलेक्ट कर लिया, n में से r लड़के एक तरफ कर लिए। अब सिलेक्ट करने के बाद r लड़के आपके पास हैं, r लड़के, इन r लड़कों को आपको लाइन में लगाना है, r लड़कों को। तो कितने तरीके से लाइन में अरेंज किया जा सकता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट थिंग इन ए लाइन, फैक्टोरियल आर तरीके से उनको अरेंज किया जा सकता है। फैक्टोरियल आर तरीके से अरेंज किया जा सकता है कि नहीं? बोलो। देखिए आपके पास n लड़के थे, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, मैं और इसको न्यूमेरिकल वैल्यू को एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा। n में से आपको r लड़के सिलेक्ट करने हैं, जो भी तरीके आएंगे, मुझे नहीं पता कितने तरीके आएंगे, तो n में से r सिलेक्ट करने के तरीके हैं। फिर आपने r सिलेक्ट कर लिए, जैसे 10 में से 4 सिलेक्ट कर लिए, फिर आपको उन r लड़कों को एक लाइन में लगाना है। तो लाइन में लगाने के कितने तरीके हैं? फैक्टोरियल l। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, और
पहले आपने सिलेक्ट किया फिर आपने अरेंज किया, दिस इज सिलेक्ट दिस इज अरेंजमेंट, टोटल वेज क्या हो गए मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया मेरे दोस्तों, ये एनपीआर बन गया कि नहीं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग देन अरेंजिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन। ये एनपीआर बन गया कि नहीं बन गया, आप बोलोगे हाँ जी सर यही एनपीआर बन गया। पहले आपने एन में से आर लड़के सिलेक्ट किए, फिर आपने उन आर लड़कों के लाइन में अरेंज किया, तो सिलेक्टिंग एन में से आर आपने सिलेक्ट किया फिर अरेंज किया, तो क्या वो इन तरीकों को हम क्या बोलते हैं, एनपीआर बोलते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग देन अरेंजिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन। ये जो फैक्टोरियल आर है मेरे प्यारे भाई, ये कहां चला जाएगा, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बटे में आ जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, यानी कि एन में से आर वस्तुओं की सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए, एन पी आर अपॉन फैक्टोरियल आर, ये हो गए कि नहीं हो गए। और इसी को बच्चों नाम दे दिया गया, नाम दे दिया गया मेरे दोस्तों कि एन में से आर वस्तुएं चुनने के तरीके, एन में से आर सिलेक्ट करने के तरीके, इसको हमने अपनी मर्जी से नाम दे दिया एनसीआर। और एनसीआर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई, जवाब दो। अभी मैंने आपको पढ़ाया एनपीआर का मतलब फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, एनपीआर का मतलब फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई हमको करना है फैक्टोरियल आर। तो आप मुझे बताओ फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, बोलो यस और नो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक धेले का डाउट नहीं है। यहां से बात निकल के आई कि नहीं निकल के आई, आप बोलोगे बिल्कुल सही निकल के आई है। यानी कि इसका मतलब अगर हमें एक क्लास में 10 लड़के हैं और 10 में से 4 को मैदान में बुलाया जाता है, किन्हीं भी 4 को, तो कितने तरीकों से 10 में से 4 लड़के सिलेक्ट करके मैदान में बुलाए जा सकते हैं, उनको कोई लाइन में खड़ा नहीं करना है। तो 10C4 तो 10C4। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, पहले तो फैक्टोरियल 10 आएगा, फिर नीचे 4 का फैक्टोरियल आएगा, फिर 10 में से 4 घटाएंगे 6 का फैक्टोरियल आएगा मेरे प्यारे भी, 6 का फैक्टोरियल ये होता है फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6। समझ में आया, आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तब आपकी वैल्यू आएगी, फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6। लेकिन मेरे पास एक आसान तरीका है भाई, फैक्टोरियल 10 का क्या मतलब है, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6, यही है बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर, फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 6 है नीचे, तो फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 6 नीचे, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, तो बचा क्या मेरे दोस्तों, बचा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, और नीचे बचा मेरे दोस्तों फैक्टोरियल 4। एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा आप, जिसको थोड़ा बहुत डाउट आ रहा हो, फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हो गया इसको कैलकुलेट करने का तरीका। मतलब जब भी मेरे पास ये कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ये चीज लिखूंगा। और कैसे लिखना सीखना है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सब स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपको कैलकुलेट करना है 10C4 10C4, तो 10C4 कैसे निकलेगा, पर नीचे कितना है, नीचे 4 है, तो 10 की मल्टीप्लाई करो मेरे दोस्तों 4 अंकों तक रिवर्स, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, 10 की मल्टीप्लाई करो 4 अंकों तक रिवर्स उल्टी, नीचे मेरे दोस्तों 4 है, फिर 4 की मल्टीप्लाई करो रिवर्स तक, रिवर्स 1 तक, 4 3 2 1, ये होता है मेरे दोस्तों। ये हो गया इसका कैलकुलेशन। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 से 72 चला जाएगा 3 बार, तो 21 दुसाम 210, तो 2110 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 210। समझ में आई भाई साहब बात, आप बोलोगे हाँ जी। तो ये आपको प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, नहीं समझोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपको रटना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ पाए तो आप इसको रट लीजिए फिर, क्योंकि 90% दुनिया रटती है। मैंने आपको फिर भी समझाने की कोशिश करी है कि आपको एन में से केवल आर वस्तुएं सिलेक्ट करनी है, एन में से आर सिलेक्ट करने के तरीके आपको पता करने हैं, ठीक है ना। पहले आपने एन में से आर सिलेक्ट किए, फिर उन आर लोगों को आपने एक लाइन में अरेंज किया, तो सिलेक्ट करने के बाद अरेंज करने के लिए टोटल तरीके क्या हो गए, मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल आर, किसके बराबर हो जाएगा, एनपीआर के बराबर। फैक्टोरियल आर चला गया नीचे बटे में,
तो यानी कि एन में से आर सिलेक्ट करने के तरीके क्या आ गए, ये आ गए एनपीआर बटे फैक्टोरियल आर, और इसी को हम शॉर्ट में एनसीआर कह देते हैं। समझ में आई बातचीत? आप बोलोगे हाँ जी सर बातचीत समझ में आई है। ठीक है भाई, यस और नो? तो आपके सामने लिखा हुआ है कि इन ए कॉम्बिनेशन द एलिमेंट ऑफ सबसेट कैन बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर। इसमें आप जो है किसी भी ऑर्डर में आपको कि आपको सिलेक्ट करना है, कोई अरेंज नहीं करना है, किसी भी क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा एन में से आर वस्तुओं को इस तरीके से, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल निकालने के तरीके क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। एक बात आपको और समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि एनसीआर का मतलब होता है एनसी एन माइनस आर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है कि एनसीआर का मतलब है एनसीआर बराबर एनसी एन माइनस आर। व्हाट इज एनसीआर बराबर? एनसीआर बराबर एनसी एन माइनस आर, यानी कि इन दोनों का सम जो है मेरे दोस्तों एन के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का जो सम है वो हमेशा एन होगा, इन दोनों का सम हमेशा एन होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जरा ये बताओ कि 15C13 क्या है। अब ऐसा तो नहीं कि पहले 15 की 13 तक गुणा करें फिर 13 की 1 तक। 15C13 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 15C, पर इन दोनों का सम 15 होना चाहिए, 2 13 2 15। 15C2, अभी मैंने क्या बताया कि भाई नीचे 2 है तो आपको क्या करना है, 15 की रिवर्स मल्टीप्लाई 2 अंकों तक, और नीचे 2 की मल्टीप्लाई रिवर्स 1 तक, यानी कि 2 सत्ते 14, यानी कि 105। ये हो गया मेरे दोस्त। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि भाई हमने यहां पे आपके सामने छोटा सा ले लिया 16C11। ये बताओ इसका क्या मतलब है 16C11? तो 16C11 को आप लिख सकते हो 16C5, 11 5 16। 16C5 का मतलब क्या है, अगर नीचे 5 है तो पहले 16 की मल्टीप्लाई करो 5 अंकों तक रिवर्स, 16 गुणा 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12। ये हो गया बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर ये हो गया 16 15 14 13 12। फिर नीचे 5 है, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स 1, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब 4 तिया 12 से, सॉरी ठीक है भाई, 4 तिया 12 से आपका 12 चला जाएगा। अब 5 दूनी 10 से मेरे दोस्तों 16 गुणा 15 240 होता है, 24 बार जाएगा। तो 24 गुणा और 14 गुणा 13 होता है 140 182। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 24 गुणा 182। ठीक है ना? सभी को समझ में आया कि कॉम्बिनेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ तो आया है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये मैंने आपको बता ही दिया है। एनसीआर फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल आर, और एनपीआर फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्तों वो 1 होती है, 1। ठीक, अब यहां से मेरे दोस्तों मैं सवाल करवाऊंगा आपको। सवाल थ्योरी मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा, बट अब यहां से प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत बेसिक बेसिक से सवाल लेंगे पहले दोस्त हम। यदि एनपी 4 बराबर 360 है तो आपसे पूछा है एन का मान ज्ञात करें। अगर एनपी 4 360 है तो एन का मान ज्ञात करें मेरे दोस्त। तो आप ऐसे सवालों को करने का बेस्ट तरीका है कि आप ऑप्शन से बनाओ, ऑप्शन से। आप ये तो कर नहीं सकते ना, एनपीआर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एनपीआर? एनपीआर का मतलब होता है मेरे दोस्तों फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस 4 फैक्टोरियल बराबर 360। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन वगैरह बनेगी। तो भाई ऑप्शन से कर लेते, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है। एन की जगह 5 या 7 रखने पर तो बात नहीं बनेगी, फैक्टोरियल 6 रखने पर, ये 6 रखने पर सेटिस्फाई करेगा। अगर एन की जगह आप फैक्टोरियल 6 रखोगे तो नीचे हो जाएगा 6 माइनस 4 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 2 से भाग करेंगे तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, तो 5 चौक 20 तिया 60 छिक्का 360 सेटिस्फाई कर गया। ये आंसर हो गया। बिल्कुल बेसिक सी बात हमने आपसे पूछी। अदरवाइज आप इक्वेशन बनाओ है भाई,
फैक्टोरियल को n-4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, फिर n-1 लंबा प्रोसेस है दोस्त। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 12 PR बराबर 1320 है, तो आपसे पूछा है R का मान क्या होगा। 12 PR, अगर मैं यहां पे R की जगह 2 रखता हूं मेरे दोस्तों, 2, क्योंकि 1320 का मतलब है 13 12 गुणा 11। ठीक है भाई, 12 गुणा 11, तो 12 गुणा 11 तो आना ही है, फिर 10 भी आना है, तो R की जगह 3 रखना पड़ेगा। इसका मतलब है 12 गुणा 11 गुणा मेरे दोस्तों यहां पर 10, 11 गुणा 12 132, 132 2 1320। तो कब आएगा, जब 12p3 होगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 -3, 12 -3 9 का फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आता है 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल है, ये 12 फैक्टोरियल है, नीचे 9 का फैक्टोरियल है, कट जाएगा मेरे दोस्तों, क्या बचेगा, 1320 बचा। तो ऐसा अगर कोई सवाल आता है, हालांकि जब बहुत ज्यादा आया नहीं है, तो आप ऑप्शन से उठा सकते हैं। ठीक है, ये बनाओ मेरे दोस्त पहला सवाल। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्टेड क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स फ्रॉम 17 प्लेयर्स एंड अरेंज देम इन ए रो। बोला है कितने तरीकों से 11 प्लेयर की एक टीम बनाई जा सकती है 17 प्लेयर से, और उनको एक रो में अरेंज किया जा सकता है। तो तरीके आ जाएंगे 17p11, बी ऑप्शन। 17 में से 11 आपको सिलेक्ट करने हैं, फिर उन्हें एक पंक्ति में व्यवस्थित भी करना है, तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, तो 17p11 आएगा। 17 में से 11 आपको करने हैं, जल्दी जल्दी होंगे। एक टीम के 11 सदस्यों में से 2 खिलाड़ियों का चयन इस प्रकार किया जाना है कि एक कप्तान हो, दूसरा उप कप्तान हो। तो इसे कितने तरीकों से किया जा सकता है। एक टीम के 11 सदस्य हैं, उसमें से 2 खिलाड़ी को चयन किया जाना है। ओके, कि एक आपका मेरे दोस्तों कैप्टन है और दूसरा यहां पे वाइस के उप कप्तान है। तो कितने तरीके, यानी कि 11 में से 2 को आपको पहले सिलेक्ट करना है, फिर उनको जो है एक ऑर्डर में लगाना है, यानी कि कैप्टन, दूसरा वाइस कैप्टन, या फिर वाइस कैप्टन, या फिर कैप्टन। ठीक है, तो यानी कि यहां पे इनडायरेक्टली वे में पहले आपको 11 में से 2 सिलेक्ट करने हैं और फिर उनको अरेंज भी करना है कैप्टन और वाइस कैप्टन में। तो कितने तरीके हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई, 11p2, ओनली सिलेक्ट नहीं करना, तो 11 फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 9। ठीक है भाई, तो इसका मतलब हो जाएगा 11 गुणा 10, यानी कि 110। पहला ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। तो बेसिकली मेरे दोस्तों, अगर आपके पास जैसे 12p3 है, आपके पास मेरे दोस्तों जैसे 12p3 है ना, तो 12p3, तो 12 की रिवर्स मल्टीप्लाई करनी है आपको 3 अंकों तक, ये मतलब होता है NPR का। ठीक है भाई, मैं आपके सामने लिख देता हूं मेरे दोस्तों, जैसे 7p3, क्या मतलब है मेरे दोस्तों, तो यहां पे 3 लिखा हुआ है, तो 7 की आप मल्टीप्लाई करो रिवर्स 3 अंकों तक, ये मतलब हुआ। समझ में आया मेरे दोस्तों। अब एग्जांपल से धीरे धीरे आप समझते जाओगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपके सामने लिख देता हूं 15p, कितना ले लेते हैं मेरे दोस्तों, 4 ले लेते हैं। इसका मतलब हुआ मेरे दोस्तों, आपको 15 की मल्टीप्लाई करनी रिवर्स, 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12, 4 अंकों तक। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं है। ये बताओ, 8 व्यक्तियों की एक समिति में से हम किस तरह प्रकार से 2 सदस्य चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद धारण नहीं कर सकता। फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 persons, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज 2 members, एज्यूमिंग 1 person कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजिशन। बहुत बेसिक सी बात है, बताओ 8 में से हमें कितने प्रकार से 2 चुन सकते हैं कि कोई भी आदमी एक से अधिक पद धारण नहीं कर सकता, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 8 में से हमको 2 चुनना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, 2 आदमी हमको चुनने हैं। तो पहला आदमी हम 8 तरीके से चुन सकते हैं। अब 8 में से एक आदमी चुन लिया तो बचे 7 आदमी, दूसरा आदमी 7 तरीके से चुन सकते हैं।
तो टोटल तरीके हो जाएंगे 56, या फिर मेरे दोस्तों 8p2। रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब एक अरेंजमेंट करना, रिपीटेशन नॉट अलाउड मतलब परमुटेशन, क्रम चय करना है। ठीक है बच्चे, आप